अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। मेटलर्जी का प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसके थर्ड स्टेप को देखेंगे, विच इज कॉल्ड बेसिमराइजेशन। आपको बेसिमराइजेशन समझने के लिए जरूरी है कि रोस्टिंग और स्मेल्टिंग समझ में आए। अगर आपने वो समझ लिए हैं तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और बेसिमराइजेशन को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने दो प्रोसेस डिस्कस कर लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं मेटल की एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी प्योरिफिकेशन। बल्कि यूं समझे, अभी हमने मेटल एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया, हमने प्योरिफिकेशन पे तो बाद में जाना है। अभी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ओर से। ठीक हो गया। इसमें हमने रोस्टिंग पढ़ लिया, स्मेल्टिंग पढ़ लिया। अब स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो जो आपके पास स्लैग बना है ना स्टूडेंट्स, वो क्या होता है कि फर्नेस के टॉप साइड से बिल्कुल वो निकाल दिया जाता है साथ साथ। ठीक है, क्योंकि स्लैग को मिक्स नहीं होने देते बाकी चीजों के साथ। अगर वो मिक्सअप हो जाएगा और तरह के केमिकल रिएक्शंस होंगे और इस तरह फिर आप कॉपर या कोई भी मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। तो स्लैग क्या होता है कि टॉप लेयर से निकल जाता है और जो आपके पास मैट बन जाता है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 45% कॉपर मौजूद होता है, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल नीचे जाके सेटल डाउन कर जाता है। ठीक है, तो स्लैग अपर लेयर से निकल जाएगा और जो आपके पास मैट है वो नीचे वाली लेयर पे सेटल डाउन कर जाएगी। अब ये जो मैट है स्टूडेंट्स, इसको मजीद क्या किया जाता है, दोबारा हीट किया जाता है। लेकिन इस दफा इसका जो कंटेनर है जिसमें हीट करना है, जो भी चीज है उसको बदल दिया जाता है। वो किस चीज में किया जाता है अब हीट, इसको स्टूडेंट्स इसको किया जाता है हीट एक पियर शेप्ड बेसिमर कन्वर्टर में। ठीक हो गया। ये कन्वर्टर का नाम है, पिवट पे लगा होता है, जिसके इर्द गिर्द ये रोटेट कर सकता है। आपको पिक्चर भी दिखाई जाएगी, साथ ही साथ आपने देखा भी होगा। ठीक है, ये रोटेट कर सकता है, ये इस तरह का कंटेनर होता है। ओके, क्योंकि हम ये बेसिमर कन्वर्टर के अंदर प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, उस जिस चीज में हम कर रहे हैं उसका नाम है बेसिमर कन्वर्टर ना, उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है, इसलिए इस स्टेप को नाम देते हैं बेसिमराइजेशन का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक के तौर पे सबसे पहले क्या किया हमने, बिल्कुल मेटलर्जी का स्टार्ट करें। आपने ओर की कॉन्सेंट्रेशन की, इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई। उसके बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने इसके पास इस जो आपके पास कॉन्सेंट्रेट रह गया था उस पे रोस्टिंग की है, स्मेल्टिंग की है, क्योंकि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर आप समझे कि यही प्रोसेस है, इसी को एक दफा किया आपके पास इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखें मिनरल फॉर्म है, इम्प्योरिटीज हैं और एलिमेंट्स हैं, काफी कुछ है जो उस मेटल के साथ अटैच्ड है। इसलिए एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है जब तक जाके आप उस मेटल को पूरी तरह प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए बार बार वो स्टेप्स हो रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि आपके पास केमिकल रिएक्शंस तो रिपीट पे हो रहे हैं। वो क्यों रिपीट पे हो रहे हैं? वो इसीलिए रिपीट पे हो रहे हैं क्योंकि मेटल की प्योरिफिकेशन ये नहीं है वन स्टेप हुआ मेटल प्योरिफाइड। नो, मेटल की प्योरिफिकेशन हमेशा कुछ स्टेप्स लेती है कंप्लीट होने में। ठीक है, अब आपके पास मोल्टन मैट है स्टूडेंट्स, उस जो मैंने आपको बताया स्मेल्टिंग के एंड पे आपके पास बचा है, इसको आपने मिक्स किया सैंड से और फिर से हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर में इसको आपने हीट अप कर देना है। ठीक हो गया। मोल्टन मैट है, सैंड के साथ आप मिक्स करेंगे। हम क्यों सैंड के साथ मिक्स करें? सैंड को हम यूज करें एज अ फ्लक्स, जो बात मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। और फ्लक्स क्यों होता है? फ्लक्स इसलिए होता है ताकि मजीद इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आपके पास जो मैंने कॉन्सेप्ट रोस्टिंग और स्मेल्टिंग में समझाया है ना, अगर उन चीज़ों को आपको नहीं आती वो चीज़ें, तो आप बेसिमराइजेशन का प्रोसेस नहीं समझ सकेंगे। पहले आप उन चीज़ों को समझे पूरी तरह, फिर बेसिमराइजेशन पे आए। और अगर आप उनको समझ चुके हैं तो अब हम समझ लेते हैं बेसिमराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास बेसिमर कन्वर्टर है, जिसकी वजह से बेसिमराइजेशन नाम है। साथ ही साथ आप हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर अंदर भेज रहे होते हैं इस कन्वर्टर के। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा जो कंटेनर जिसके अंदर रिएक्शन करवाने, इसमें एयर भी तो भेजनी है ना। बेसिमर के अंदर एयर जाएगी, कहाँ से जाएगी? बेसिमर का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं ट्वेयर्स। ठीक है, एमसीक्यू जब पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्वेयर्स वो पार्ट होता है स्टूडेंट बेसिमर का, जिसके थ्रू आप एयर को बेसिमर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपके पास बेसिमर में ट्वेयर वाला पार्ट है, वहां से आपने हॉट एयर को अंदर की तरफ बेसिमर के भेज दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो मोल्टन मैट है इसके मजीद रिएक्शंस होंगे। और मजीद रिएक्शंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, बेसिक मकसद या सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई, स्लैग बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए स्लैग? क्योंकि कुछ इंप्योरिटीज हैं जो स्लैग के साथ बाहर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, कौन सी इंप्योरिटी निकाल रहे हैं? कॉपर की निकाल रहे हैं?
नहीं, हम कौन सी निकाल रहे हैं, हम आयरन इम्प्योरिटी निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। फेरस सल्फाइड आपके पास ऑलरेडी रोस्टिंग के प्रोसेस में ही बन गया था काफी ज्यादा, फिर आपने देखा स्मेल्टिंग में भी आपके पास फेरस सल्फाइड बनता है, तो फेरस सल्फाइड की दोबारा से होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसकी दोबारा होगी ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरस ऑक्साइड में। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लेके जब भी केमिकल रिएक्शन को समझेंगे तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। ठीक है, वही रिएक्शन है, रिपीट हुआ है जो मैंने आपको समझा दिए ऑलरेडी। स्मेल्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, फेरस ऑक्साइड है, उसका आपने फर्दर रिएक्शन करवा देना। ये क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या चीज होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड होती है। सैंड फ्लक्स यूज करते हैं, सैंड को एज अ फ्लक्स यूज करते हैं इस प्रोसेस में, ताकि अपने साथ ये इंप्योरिटीज को बाहर की तरफ ले जाए। ये आपके पास बन गया, जिसका क्या नाम है, आयरन सिलिकेट स्लैग। स्लैग इसके साथ जरूर लिखना है, क्योंकि स्लैग से पता चलेगा कि ये इंप्योरिटी है जिसको हमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर नहीं रखना, इसको हमने निकालना है बाहर। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में आती है। स्टेट्स पे, फिजिकल स्टेट्स पे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में भी बात नहीं की थी, क्योंकि पहले मैं चाहती हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो गई, फिर से हमने वही चीज रिपीट कर देनी है, और क्यूप्रस सल्फाइड की भी ऑक्सीडेशन कर देनी है। क्या चीज बन जाएगी, क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अभी तक रिएक्शंस वही हैं, समझ में आ रहा है। अब आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, अगर आपको याद हो कि आपके पास मेल्टिंग के एंड पे क्यूप्रस सल्फाइड बना था ना, क्यूप्रस ऑक्साइड को दोबारा आपने क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट किया था। क्यों किया था, वो वाला जो हमारा सवाल है ना, उसका जवाब अब हम देंगे। ठीक हो गया। आपने क्या किया था कि फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया था क्यूप्रस ऑक्साइड का, ताकि क्यूप्रस सल्फाइड दोबारा से बन सके। ठीक है, अब स्मेल्टिंग के प्रोसेस में जो क्यूप्रस सल्फाइड बना है, स्मेल्टिंग के प्रोसेस में वो यूज होगा, और अब जो दोबारा से आप एसिमराइजेशन के प्रोसेस में क्यूप्रस ऑक्साइड बना रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम क्या चाहते हैं, हमारा मेन गोल क्या है, क्या चाहते हैं हम कि इस पूरे मेटलर्जी के प्रोसेस से हमें क्या मिले, हमें मेटल मिले। मेटल मिले प्योर फॉर्म में मिले। प्योर का मतलब है उसके साथ कोई और चीज अटैच ना हो, ना ही केमिकली ना ही फिजिकली। ठीक है, हम हर केमिकल और फिजिकल चीज को रिमूव कर रहे हैं उससे। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यूप्रस सल्फाइड कहाँ से आया, कंफ्यूज नहीं होना, स्मेल्टिंग के प्रोसेस में एंड में प्रोडक्ट था, वहां कंफ्यूजन हुई भी थी, लेकिन यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों यूज कर रहे हैं। आपने ये दोनों प्रोडक्ट्स लिए कॉपर के, ठीक है, जो आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बन रहे हैं ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं कॉपर के। कॉपर के दोनों प्रोडक्ट्स का जब आप एक दूसरे से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास सल्फर, और ये रहा सल्फर, और ये है ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे दोबारा। और क्या चीज रह जाएगी, यहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे भी कॉपर है, ये सारा का सारा कॉपर इकट्ठा हो जाएगा और आपके पास कॉपर प्योर फॉर्म में साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये अभी बिल्कुल प्योर फॉर्म नहीं है, रिफाइन नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये है कि इसके साथ से इम्प्योरिटीज हट गई हैं। ठीक हो गया, बात समझ में आ रही है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, अभी भी ये बहुत ज्यादा हीट पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दिया गया या रूम टेम्परेचर लिया गया। याद रख लेना, पूरा जो प्रोसेस अभी तक पड़ा है उसमें प्रेजेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। आपके पास आपने वही कॉपर के दो प्रोडक्ट्स लिए, रिएक्शन करवाया, कॉपर मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉपर मेटल जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हुआ है। क्यों हुआ है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि आप इसको हीट बहुत ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, हीट बहुत ज्यादा है इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा वो भी लिक्विड फॉर्म में होगा। फिजिकल स्टेट्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, फेरस सल्फाइड आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस है एयर फॉर्म में, वो हम सबको ऑलरेडी पता है। यही तो एयर है जिसकी मौजूदगी में ये सारा रिएक्शन हो रहा है, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रखा गया। ठीक है, हीट की प्रेजेंस पे आपके पास फेरस ऑक्साइड बन गया, वो भी सॉलिड फॉर्म में बनेगा, क्योंकि फेरस सल्फाइड भी सॉलिड फॉर्म में, दोनों सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन साथ गैस बन जाएगी। जो फिजिकल स्टेट्स आपके रिएक्टेंट साइड पे है वही प्रोडक्ट साइड पे देख ले, आयरन का कंपाउंड इधर भी सॉलिड है, आयरन का कंपाउंड इधर भी सॉलिड है। साथ ही साथ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे गैसियस फॉर्म में है,
सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है। ठीक हो गया। आपके पास आगे मजीद रिएक्शन हुआ, सैंड आपको ऑलरेडी पता है पाउडर फॉर्म में ली जाती है, सैंड है ही सॉलिड, फेरस ऑक्साइड ऑलरेडी सॉलिड बना है। ये दोनों जब सॉलिड बनेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे ना जब एक दूसरे के साथ, क्योंकि रिएक्शन आप बहुत हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, आपके पास जो स्लैग बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ये बात समझ में आ रही है? हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है इस रिएक्शन का, इस वजह से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सॉलिड में बन तो रहे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक हो गया, लिक्विड बन गया ये स्लैग। आगे बात करते हैं, इसी तरह क्यूप्रस सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में, गैस आई, एयर आई, जो ऑक्सीजन है गैस फॉर्म में। ठीक हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड आप देख ले लिक्विड फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म में चली जाएंगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखा हुआ है। लिक्विड फॉर्म में चला गया, साथ ही साथ क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। इस तरह से आपके पास यहाँ पे आप देख ले कॉमन प्रोडक्ट कौन सा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होती भी गैस फॉर्म में है, इतना इसके बारे में पढ़ा है, तो इसको एज अ कॉमन प्रोडक्ट भूलना नहीं है। ठीक हो गया। कॉपर के जो दो आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, जो पिछले रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स बने हैं, वो दोनों सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, इनमें से कोई लिक्विड फॉर्म में भी हो, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी अमाउंट सॉलिड फॉर्म में है ना, इसीलिए हम इसी तरह इसको लेके चलेंगे। ठीक है, मेटल्स वैसे भी मेल्ट कब होते हैं, जब आप एटलीस्ट उनका मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस करते हैं, और यही मकसद है हमारे पास स्मेल्टिंग के प्रोसेस का। स्मेल्टिंग में आप इतना टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि जितना रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट भी क्रॉस कर जाए। गौर से सुनने वाली बात है ये, मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस करते हैं आप, क्यों करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट देते हैं ताकि आपके पास जो मेटल है वो मेल्ट हो जाए, पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कॉपर आपके पास लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होती है। अब पहले क्या हुआ था, अब गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास पहले बना था मैट। ठीक हो गया, पहले बना मैट जिसके अंदर क्यूप्रस सल्फाइड भी था, फेरस सल्फाइड भी था। अब ये मैट कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स आपके पास मेटल में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या चीज रह गई है, कॉपर रह गया। ठीक हो गया, कॉपर, अब ये जो मोल्टन मेटल है कॉपर है, इसको यहां से निकाला जाता है और स्टूडेंट्स इसको सैंड मोल्ड्स में रख दिया जाता है ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। गर्म सिर्फ ये नहीं होता, मेटलर्जी का कोई भी प्रोसेस होता है ना, आप उसको इतने हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं कि मेटल एक्सट्रैक्ट तो हो जाता है, लेकिन मेटल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक हो गया, आपने इसको सैंड मोल्ड्स में रख देना है ताकि अब ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद क्योंकि आप उसको आराम से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे, जैसे उसको यूज करना है वैसे यूज कर सकेंगे, इसलिए इसको सैंड मोल्ड में रखा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि इसको कूल डाउन करने के लिए किस चीज में ऐड किया जाएगा, सैंड मोल्ड में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ब्लिस्टर कॉपर का क्या मतलब है, अब ये आपके पास कॉपर आ गया स्टूडेंट्स, गर्म था, बहुत हॉट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है साथ में। ठीक है, अब ये जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला आपके पास मोल्टन मेटल आ गया है ना, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ आएगा ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो अगर इसके अंदर कोई डिसॉल्व्ड गैस है तो वो इसके अंदर से बाहर निकलेगी। और सुनने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना। आपने कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपर लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म को आपने सैंड मोल्ड में डाल दिए ताकि अब वो वहां पे जाके ठंडा होने लग जाए। जैसे जैसे वो ठंडा होगा उसके अंदर जितनी डिसॉल्व्ड गैसेस हैं वो सारी की सारी बाहर की तरफ एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, गैसेस क्योंकि उसके अंदर से निकलेंगी, तो जब गैसेस निकलती हैं मेटल के अंदर से या कॉपर के अंदर से, इस केस में हम बात जो कर रहे हैं, जब गैसेस निकलती हैं स्टूडेंट्स तो वो निकलते हुए अपनी कोई ना कोई निशानी छोड़ जाती हैं, उस निशानी को हम कहते हैं ब्लिस्टर फॉर्म। ब्लिस्टर का अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिटरल मीनिंग देखें कि ब्लिस्टर होता क्या है, ब्लिस्टर कहते हैं छालों को। ठीक हो गया, तो ये जो मेटल आपके पास रह जाता है ना, ये इस तरह से इसके ऊपर इसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे छाले या ब्लिस्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये कॉपर अब आपके पास जो रह गया इसको ब्लिस्टर कॉपर इसलिए कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर मैंने आपको बता दिया है कि उसके अंदर से डिसॉल्व्ड गैसेस क्योंकि एस्केप करती हैं तो पीछे जो सरफेस रह जाती है सॉलिड कॉपर की वो ब्लिस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, हमने इसको ब्लिस्टर कॉपर कह दिया। अब इसकी प्योरिटी कितनी होती है, इसकी प्योरिटी स्टूडेंट्स होती है 98%।
98% प्योरिटी का मतलब है कि अब ये जो कॉपर आपने एक्सट्रैक्ट किया है ना, ये 98% कॉपर है। ठीक हो गया। आप खुद सोचे कि स्मेल्टिंग में जो आप बार बार प्रोसेस रिपीट कर रहे थे, वहां पे कितने परसेंट कॉपर था? 45%। बेसेमराइजेशन में बाकी आपने जो प्रोसेस किया तो कॉपर कितने परसेंट आ गया? 98%। यही है प्योरिफिकेशन जो हम कर रहे हैं, यही तो है हमारा मकसद ही ये है कि मेटल को उसकी प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो जब मेटल को उसकी प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसमें बार बार अब आपको समझ लगेगी कि रिपीट क्यों किया जा रहा था चीज़ों को। रिपीट इसीलिए किया जा रहा था ताकि कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिले और ये दो प्रोडक्ट्स बन सके जिनका रिएक्शन करवा के हम कॉपर एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लें। ठीक हो गया। अभी क्या हुआ है, मेटल प्योर फॉर्म में तो आ गया, 98% प्योरिटी तो आ गई, अभी इसकी रिफाइनमेंट होगी। देखिए चीज आपके पास आ भी जाए, उसकी मजीद सफाई सुथराई भी तो करनी है ना, क्लीनिंग करनी, रिफाइनमेंट करनी है इन केमिस्ट्री लैंग्वेज। उसकी जो रिफाइनमेंट करेंगे ना आप इस ब्लिस्टर कॉपर की, वो आप करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है आपने बहुत डिटेल में 9th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा है। ऐसी बात नहीं है कि अभी हमने कॉपर की रिफाइनमेंट नहीं पढ़नी है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, बिल्कुल पढ़नी है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक याद है तो रिफाइनमेंट पढ़ना बहुत ईजी होगा, फिर आपको रिफाइनमेंट मुश्किल नहीं लगेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर याद नहीं है फिर हो सकता है थोड़ी रिफाइनमेंट आपको मुश्किल लगे, लेकिन वो डिटेल में समझाई जाएगी, फिक्र नहीं करनी। क्या हुआ है अभी थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। स्टूडेंट्स भूलना नहीं है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन है, पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन है, तीन तरीके थे, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और साथ ही साथ आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक हो गया, तीन तरीके पूरे हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स के आप अब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन में दो तरीके होते हैं, एक होता है केमिकल रिडक्शन का तरीका, दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का। रिडक्शन के तरीके में हमने रोस्टिंग पढ़ा, हाई टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ एयर। स्मेल्टिंग में भी हाई टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ एयर और बार बार जो रिएक्शंस है उनको सैंड फ्लक्स से भी गुजारा जाएगा ताकि इंप्योरिटीज ये आयरन सिलिकेट स्लैग की फॉर्म में बाहर की तरफ चली जाए। कंटेनर के टॉप साइड से इंप्योरिटीज निकल जाएंगी, बॉटम पे क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट वो बैठ जाएगा, जिसको मैट कहा था हमने, जिसमें आपके पास फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड दोनों मौजूद है। ठीक हो गया। बेसिमर में आप इस सब चीज़ों को ले जाएंगे, अभी भी एयर बहुत ज़्यादा आप इंट्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे आप जब होगा प्रोसेस होगा फिर से वही जो सल्फाइड्स बने हैं ना आपके कॉपर पायराइड से, जो सल्फाइड्स बने हैं क्यूप्रस सल्फाइड और आपके पास फेरस सल्फाइड, इन दोनों की ऑक्सीडेशन करनी है। लेकिन जो फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन से फेरस ऑक्साइड बनेगा उसका आपने सैंड से रिएक्शन करवा देना है। सिंपल चीज है। सैंड से रिएक्शन किसका करवाना है, फिर रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ आयरन के कंपाउंड का, कॉपर के कंपाउंड का नहीं करवाना, क्योंकि कॉपर हमने एज एन इम्प्योरिटी रिमूव नहीं करना, हमने कॉपर तो एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये इम्प्योरिटी नहीं है, सिर्फ आयरन का रिएक्शन होगा। फिर आपके पास क्या होगा, दोबारा से जितना क्यूप्रस सल्फाइड है आप उसका ऑक्सीडाइज करके आप बनाते जाएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस सल्फाइड को भी रिएक्ट करवाएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड से, कॉपर के जितने मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनका एक दूसरे से रिएक्शन करवाएंगे ताकि आपके पास कॉपर आ जाए। मोल्टन मेटल को आप कूल डाउन करेंगे सैंड मोल्ड में, और जब इसकी कूलिंग हो रही होगी तो डिसॉल्व्ड गैसेस इसमें से एवेपोरेट कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगी। जो कॉपर आपके पास बच जाएगा वो ब्लिस्टर कॉपर होगा, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बने होंगे, और वो 98% प्योर कॉपर है, जिसकी अब हमने करनी है रिफाइनमेंट इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, जिसको हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले ये जो प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं, वही चीज़ें हैं, सिर्फ उसको एक दफ़ा दोबारा से बल्कि एक दो दफ़ा आप खुद पढ़ें, खुद बोलें, डायग्राम्स ड्रॉ करें, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस लिखें। रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें इतनी आसान है। अगर आप खुद बोल के रिवाइज करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आपके लिए इनको याद रखना बहुत ईजी होगा। तो मेटल की एक्सट्रैक्शन हम देख रहे हैं, और अभी कौन सा मेटल देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं। इसी की हम रिफाइनमेंट भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से, और भी कुछ मेटल्स पढ़ेंगे। लेकिन जो मैंने आपको तीन तरीके अभी रिडक्शन के बता दिए कि आपके पास कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इन सारों को दोबारा से रिवाइज करें। स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के जो तीनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे वो हमने समझ लिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर तो हम दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, दोबारा से समझें, क्योंकि अभी रिफाइनमेंट ऑफ मेटल हमने समझनी है, लेकिन अगला स्टेप तब तक समझ नहीं आता जब तक पिछली सारी की सारी चीज़ें हमें क्लियर ना हो।
आप इनकी रिवीजन करें, 2 से 3 दफ़ा सारे के सारे रिएक्शन सॉल्व करें और साथ-साथ आप बेशक बुक से देख के बोल लें, लेकिन बोलें ज़रूर कि आखिर प्रोसेस हो क्या रहा है। इस तरह से क्या होगा, आपके लिए पूरे की पूरी चीज़ को याद रखना आसान होगा। ठीक है, आप इसकी रिवीजन करें, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।